आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे दुनिया के बड़े ऐवानों में मुस्कुराहटों के पीछे सख्त जुमले छुपे होने के बारे में, जहां बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं, मगर ताइवान का जिक्र आते ही लफ्जों का दर्जा हरारत बदल जाता है। खलीज के पानियों में कशीदगी तैर रही है, ईरान धमकियां दे रहा है, अमेरिका रास्ते तलाश कर रहा है और चीन खामोशी से अपने मुफादात गिन रहा है। उधर वाशिंगटन में जंग के इख्तियार पर वोट हो रहे हैं, इधर मशरिक़ वस्ता में हर बयान नई बेचैनी को जन्म दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया बातचीत के दरवाजे खोल रही है या नए तसादुम के रास्ते? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं बदलते इशारों, ताकत के बदलते लहजों और आलमी सियासत के अंदर छुपी असल कहानी पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी इस्लामाबाद की राहदारियों में एक नई आईनी कहानी लिखी जा रही है। 28वीं तरमीम की सरगोशियां तेज हैं, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बंद कमरों में मुसलसल राब्ते जारी हैं, जबकि अपोजिशन इसे सूबाई इख्तियार पर हमला करार दे रही है। NFC, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इख्तियारात की तकसीम जैसे मामलात ने सियासत को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। दूसरी तरफ कुछ सियासी आवाजें ये इशारा दे रही हैं कि आने वाले महीनों में सिर्फ हुकूमत नहीं, पूरा सियासी ढांचा बदल सकता है। क्या ये सिर्फ आईनी तब्दीली है या इक़्तिदार के निज़ाम को नए अंदाज में तरतीब देने की एक कोशिश? आज हम इन्हीं इशारों, खदशात और सियासी राब्तों की अंदरूनी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें शकील करार साहब, मलिक नजीब, किरण खान हमारा साथ देंगे और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन कर बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। शकील करार साहब, प्रोग्राम का आगाज सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, ट्रंप से मुलाकात, चीनी सदर ने ताइवान मामले पर वार्निंग जो है वो भी दे दी है। कहा तो ये जा रहा था, बातें भी हो रही हैं और अभी तक ये बातें चल रही हैं कि ये दौरा जो है बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद होगा। ईरान के हवाले से भी कोई गुड न्यूज़ जो है वो हमें मिल सकती है। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत से बिजनेसमैन को साथ लेकर गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त जो दौरा है, इसको आप किस नज़र से देखेंगे? शुक्रिया आकाशा। देखिए, पहली बात तो ये कि उनके दौरा से कबल एक हफ़्ता तक पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में ये तबसरे चलते रहे थे और ख़बरें भी नशर होती रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से कबल पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे और यहाँ पर ईरान के साथ जो वन पेजर एक MOU है वो उस पर साइन करते जाएंगे। तो उस पर काफ़ी हद तक यहाँ हलचल मची रही, इंतज़ार करता रहा मीडिया भी, लेकिन अचानक फिर आपने देखा कि वो उस मौक़िफ़ में तब्दीली आई और फिर सख्ती आती गई और उसके बाद फिर आँख मचोली का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये उस वक्त से ये चल रहा था और अब भी डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे से ये तवक्को की जा रही है कि शायद चाइना के साथ बातचीत में ये मामला भी ज़ेर गौर आए और फिर इस पर चाइना से कहा जाएगा कि वो अपना इसमें बतौर ज़ामन अपना किरदार अदा करे और ईरान पर दबाव डाले। ये बातें वो हैं जो तबसरे किए जा रहे हैं, एक गुमान किया जा रहा है, ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई तस्दीक दोनों ममालिक तरफ से नहीं हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा अगर हम देखें तो आलमी इक़्तिसादी अमूर और इस खित्ते की सूरत हाल, क्योंकि आप ये देखें ना कि चाइना के प्रेसिडेंट ने जो उनको बॉडी लैंग्वेज अपनी दी है वो बड़ी मानी रखती है कि एयरपोर्ट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट का इस्तकबाल किसने किया। आप जाके सोशल मीडिया पर देखें तो मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह हमारे यहाँ इस्तकबाल हुए थे तो उस तरह का इस्तकबाल नहीं हुआ। और उसके साथ साथ फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ी काउंट करती है। जब आप किसी का इस्तकबाल करते हैं तो आपने देखा कि एक फुटेज में नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ बढ़े हैं और इस दौरान में चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक कदम भी अपनी जगह से नहीं हिले और खड़े खड़े वहीं से मुसाफा किया। और उसके बाद जो एक रवायती इनका गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, 2 घंटे की मीटिंग भी हुई, बातचीत भी हुई। इस दौरान में फिर डोनाल्ड ट्रंप से जो ताइवान का सवाल हुआ तो दोनों सदूर जो है इस सवाल को गोल करके कोई जवाब नहीं दिया। अब ताइवान का मामला तो आपको दुनिया जानती है कि ये चाइना के लिए एक रेड लाइन है और इस पर वो कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है, ना किसी की मुदाफ़ात करता है। लेकिन इस दौरे से एक और चीज़ भी होनी है, जैसे कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कहा है कि अमेरिका और चाइना 2 बड़ी ताकतें हैं, यानी कि चाइना अब ये बावर करा रहा है कि वो अमेरिका के लेवल का या अमेरिका से बड़ा एक मुल्क है, एक साथी तौर पर भी और अगर हम बात करें जंगी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी तो वो उसने साबित किया भी है। अब इस देखें ना, आप डिप्लोमेटिक अगर हम बात करें तो जो बातचीत उनकी बाज़ाहिर नज़र आती है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें वो सिर्फ जो सतही बातें होती हैं वो होती हैं।
असल में तो ये देखना ये है कि जो बात हो रही है दुनिया भर में इस वक्त, यूरोप में ख़ास तौर पर, डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले 1 साल से मुख्तलिफ ममालिक को, जैसे कनाडा का उन्होंने मुख्तलिफ टैरिफ बढ़ाया, तो कनाडा ने अमेरिका के साथ अपना जो कारोबारी और जो बिजनेस उनका रिलेशंस थे उसमें कट मारा। इसी तरह यूरोप के भी वो धमकी लगाते रहे कि आपका टैरिफ मैं चेंज करूंगा। चाइना की बात है तो चाइना ने फिर अपने कुछ माशी चाल्स चली जिस पर यूएस की गवर्नमेंट को बैकफुट पे आना पड़ा। अब जो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने साथ एलन मस्क के साथ साथ बाकी जो अहम कारोबारी शख्सियात हैं उनको ले जाने का मकसद यही है कि चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के बगैर अब आप दुनिया में कारोबार नहीं कर सकते। क्योंकि चाइना ने साबित किया है कि दुनिया में मईशत के जो अंदाज है या तरीक़ार है उससे बढ़कर कोई नहीं है। दुनिया के हर कोने में चाइनीज़ फैल चुके हुए हैं, चाइनीज़ कारोबार, चाइनीज़ अशिया। आप यूरोप जाएं, सऊदी अरब जाएं, अमेरिका जाएं, आपको चाइनीज़ की वैरायटी हर किस्म की मिलेगी। बल्कि उनकी पूरी वहाँ पर एक टाउन्स हॉल्स बन चुके हुए हैं जहाँ पर चाइनीज़ अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में फैला रहे हैं। इसीलिए यूएस की गवर्नमेंट भी चाहती है कि चाइना के साथ इस किस्म के मायदात हों जिससे अमेरिका को भी फ़ायदा हो और यूरोप को भी हो। चाइना की तो तरजीह यही है कि अगर उसकी प्रोडक्ट्स को अगर कहीं रुकावट नहीं आती है और वो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो वो 2 कदम आगे बढ़ेगा। 2 कदम आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त चूंकि आबराए हार्मोज का मामला है तो यकीनन इस पर बातचीत होगी। अब देखना यह है कि इस 2 रोज़ा यूएस प्रेसिडेंट के दौरे में क्या इस पर दोनों सदूर खुल पे बात करते हैं नहीं करते हैं, और चाइना अपना क्या मौका पेश करता है, ये बड़ा अहम होगा। ये बहुत अहम होगा। जी शकील कलार साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। मलिक नजीब, ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जेडी वेंस ऐसा कह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने की जो शर्त है वो भी अभी तक वैसे ही है। और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जो ताज़ा तजावीज़ थी उनको भी नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया है। मतलब ट्रंप जो है अपनी मर्जी की शर्त चाहते हैं, लेकिन ईरान जो है वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे वक्त में ये जो चाइना का दौरा है इसको आप किस नज़र से देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, 2017 के बाद ये किसी अमेरिकन सदर का पहला दौरा है चीन का। तो अभी सदर ट्रंप ये ईरान के मामले पर ये चाह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के ज़रिए ईरान पर दबाव डाले कि वो जो अमेरिकन्स तजावीज़ हैं उनको माने और जौहरी तवानाई और जो दीगर मामला जो भी तजावीज़ अमेरिका की जानिब से ईरान के सामने रखी गई है उनको मनवान तस्लीम करे। तो इस वक्त जो सदर ट्रंप का दौरा चीन है उसमें आप ये देखें कि दोनों सदूर के माबैन तजारत पर बात हुई है, इसके अलावा जो टैरिफ है उस पर बात हुई है और जंगी कशीदगी को कम करने के लिए भी बातचीत हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं और अमेरिका के साथ भी हैं। तो अभी पाकिस्तान को चीन के साथ भी ताल्लुकात बरकरार रखने हैं और ईरान के साथ भी बरकरार रखने हैं, अमेरिका के साथ भी बरकरार रखने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं वो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं कि वो किसी एक भी मुल्क के साथ कोई बिगाड़ पैदा कर सके। तो पाकिस्तान ईरान के लिए भी अहमियत हासिल रखता है और चीन के लिए भी। तो अब चीन के ज़रिए ईरान पर दबाव डालने के लिए सदर ट्रंप जो है वो चीन को कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात के साथ चल रहा है और आपने देखा कि जिस तरह सालसी की कोशिश की है पाकिस्तान ने, भरपूर अंदाज में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हुए, उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला अभी तक जारी है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। तो जेडी वेंस ने भी यही कहा अपने बयान में कि उन्होंने कहा कि अभी मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए हैं, बातचीत चल रही है और बहुत जल्द जो है वो आपको ईरान के मामले पर चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। तो अभी देखते हैं कि क्या जो अमेरिका और ईरान जंग है वो उसका ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन क्योंकि मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा चीन और जो चीनी सदर और सदर ट्रंप के मुलाकात की बात है, तो उसमें अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि जिस पर कहा जा सके कि ये मुलाकात कोई नतीजा खेज साबित हुई है। उसमें अभी 2 दिन का दौरा उनका वहाँ पर है, वो 2 दिन वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो लाजमी बात है कि वो चीन के साथ कारोबार करना चाहते हैं और कारोबार के लिए आपको जंगें जो हैं वो ख़त्म करनी होंगी, क्योंकि ये जो मशरिक़ वस्ता का ख़िता है खलीज, इसमें तजारत अगर आपने करनी है तो यहाँ पर अमन बहुत ज़रूरी है।
तो अमन ज़रूरी होने के लिए आपको सबसे पहले ईरान और अमेरिका की जंग रोकनी होगी और ईरान पर जो भी पाबंदियां हैं वो ख़त्म करनी होगी, ताकि चीन के साथ आप ईरान के साथ भी कारोबार कर सकें और इस खत्े को भी फ़ायदा हो सके, अमेरिका को भी फ़ायदा हो सके। तो अभी देखते हैं कि ये मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। चलें इस नतीजे पे जाएंगे, लेकिन किरण आपकी तरफ आना चाहूँगी। किरण, अमेरिका और चीन ने इस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी मुल्क को टैक्स लगाने की इजाज़त जो है वो नहीं होनी चाहिए, जबकि ईरान इसे अपना कंट्रोल एरिया करार देता है और कहता है कि मैं तो ये टैक्स लूँगा। अब क्या आपको लगता है कि अगर चाइना जो है वो दबाव डालता है ईरान पर इस हवाले से कि वो वहाँ पर टैक्स ना ले, तो कुछ हो सकता है इस पर? ईरान क्या इस चीज़ पर राज़ी होगा? बिल्कुल आकाशा, ईरान इस बात के ऊपर बिल्कुल भी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि वो जब आप देखें जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले तक तो टैक्स नहीं था और ना ही स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है बंद था। तो ये कब लगा? जबकि किसी और मुल्क ने उसके ऊपर अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश की है, तो उन्होंने फिर बताया कि भाई हम इसका कंट्रोल रखते हैं, तो फिर हम जब चाहेंगे इसके ऊपर अपना कंट्रोल साबित भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त दौरा है चीन है। अब से जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो कुछ घंटे पहले ही दोनों जो सदर हैं उनका खिताब भी हुआ है, और जो चाइनी सदर हैं उन्होंने अपने दौरे को खास करके एक अहम दौरा करार देते हुए जो सदर ट्रंप का है उनको एक तरीही मौका करार दिया है। और दूसरी तरफ सदर ट्रंप का भी ये कहना था कि शी जिनपिंग के साथ खड़े होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। और उसके साथ ही जो चाइनी सदर हैं उनने 17 सितंबर को जो चीनी सदर हैं उनको वहाँ पर अमेरिका आने की दावत भी दे दी है। और दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये ईरान के ऊपर इम्पैक्टफुल होगा या फिर इसके साथ साथ जो ताइवान का इशू है क्या वो सॉर्ट आउट हो सकता है, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आप देखे जाएं इस दौरे की थोड़ी सी अगर बारीकी के साथ देखा जाए तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपने साथ जो पूरी की पूरी एक आप देखें डेलीगेशन लेके आए हैं, उस पर ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, CEO हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, बिजनेस लोग हैं, बिजनेस माइंड हैं, वो ज़्यादातर आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका चाहता क्या है, वो यही चाहता है जो कि शकील करार साहब ने बात की कि वो अपनी मार्केट को ओपन करवाना चाहता है चाइना के अंदर। तो इस चीज़ के लिए वो राह हमवार करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से 27 कंपनीज के जो CEO है इस वक्त वो इस दौरे पर उनके साथ मौजूद हैं। और ये तमाम जो इंडिकेटर है इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो इन मामला से ज़्यादा अपनी इक़्तिसादी और जो अपनी मुआशी चीज़ें हैं उस तरफ ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और उन चीज़ों को लेकर उसके ऊपर यहाँ पर उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, मुख्तलिफ मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जा रही है। ताइवान के ऊपर जो एक सवाल हुआ, देखें दोनों ने उसके ऊपर बात ही नहीं की, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं एक सवाल के अगर जवाब वो नहीं दे रहे तो क्या इसके ऊपर देखें जब बायलैटरल मीटिंग चीज़ें साइडलाइन चल रही होती हैं उस पर आप किसी हद तक तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर इस तरीके से खुलकर अभी तक दोनों जानिब से कोई बात जो है वो सामने नहीं आई है। जो ज़्यादातर बात हुई है वो अपने इक़्तिसादी कारोबार को लेकर, माशत को लेकर, तजारती चीज़ों को लेकर हुई है। और मुझे जो लगता है कि इसमें ज़्यादातर फोकस भी दोनों ममालिक का इसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि चाइना एक देखें इस वक्त अगर सुपर मुकाबले में कोई है चाइना अमेरिका के तो वो चाइना है। और चाइना की मार्केट इस वक्त पूरी दुनिया को घेरे हुए है और यही वजह है कि फिर अमेरिका भी चाहता है कि उस तक आलमी मंडियों तक रसाई जो है हर जगह है तो चाइना में भी होनी चाहिए। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से जहाँ पर इस वक्त आपको अंदर बड़ी मुस्बत पेशरफ्त तो दिखाई देती है, लेकिन ईरान की अगर खास करके बात करते हैं तो मुझे उसके ऊपर कोई मुस्बत पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि दोनों जानिब से जो अपनी अपनी पॉइंट्स हैं वो रख दिए गए हैं। ड्राफ्ट तो पहले भी कहा गया था कि रेडी है और ये भी कहा जा रहा था कि शायद सदर ट्रंप जो है वापसी पर इधर से ही होकर जाएंगे और वो ड्राफ्ट साइन हो जाएगा। तो अभी तक ऐसे हालात बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे और ना ही ऐसी कोई बर्फ पिघलती हुई मुझे तो दिखाई नहीं आकाशा दे रही कि ऐसे सिनेरियो में जहां पर बात भी इस चीज के ऊपर नहीं हो रही। हाँ देखिए, कोई भी मुल्क जो है वो ये नहीं चाहता कि दूसरा मुल्क जंग की तरफ जाए, क्योंकि उसका पूरे खित्ते के ऊपर एक इम्पैक्ट आ रहा है, सिर्फ उसके ऊपर नहीं, अमेरिका के ऊपर नहीं आ रहा है, या अमेरिका की GDP पे या ईरान की नहीं आ रहा है, मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा उससे मुतासर हो रहा है। और कहीं ना कहीं चाइना की मार्केट की बात की, पाकिस्तान ट्रंप आ रहे हैं इसके नहीं आ रहे मतलब चले बस वो ड्रेसेस जो हमने पहने थे वो बस वहीं के रह गए ना, है ना किरण? मैं तो पहन चुकी आकाशा, अगर आपने रखा हुआ है तो आपको भी पहन लेना चाहिए। मुझे पहनना है, कल के शो में मैं पहन लेती हूँ। चले देख लेते हैं। सायरा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। सायरा जी, डे फर्स्ट से हम ये बात कर रहे हैं कि ईरान को चाइना और रूस जो हैं
वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हर लिहाज से हमने देखा कि चाइना ने सपोर्ट किया है, बहुत सारे बयान जो है वो भी हमारे सामने आते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में जब अमेरिका और चीन जो हैं वो इस बात पे सारा जी इत्तेफाक कर चुके हैं कि आबना हुर्मुज़ जो है उस पर टैक्स नहीं लेना चाहिए ईरान को, क्या समझती हैं अगर ये बात ईरान मान जाता है तो इसमें उसको कितना नुकसान है? अगर वो नहीं मानता है तो आलमी सतह पर तन्हाई जो है वो ईरान का मुकद्दर इस वक्त नजर आ रही है, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, तो बहुत अरसे से तन्हा था जी। उनके आसपास। अगर वो कितने मुस्लिम अरब ममालिक को देखा जाए तो उनकी भी कोई इतनी ऐसी सपोर्ट नहीं थी। और हमें भी देख ले तो जब उन पे सैंक्शंस की बात हुई तो वो फिर हम लोगों ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए कि अपने मुल्क के लिए फायदा लेने को। अब आप देखें जंग का माहौल है, ट्रंप साहब गए हैं, जैसे कि बिकिरन ने भी कहा, उससे पहले भी कहा कि वो साथ अपनी इक्तिसादी और माशी पॉलिसी को भी साथ लेके चल रहे हैं। और उस दौरे का उनका जो अभी पूरी तफसील से बात हो चुकी है कि वो किस तरीके से वो कहते हैं ना कि इस मईशत के और कारोबार के दरवाजे खोलना चाहता है। जी। तो आप जिस मुल्क को भी देख ले, जाहिर है उनके जो अपने फायदे होते हैं वो मुकद्दम होते हैं, बाकी खिते की सूरत हाल पे भी नजर होती है। और चीन और रूस को तो अगर देखा जाए तो वो हमेशा अपना दामन बचा कर ही खेले हैं कि वो चाहे हमारी मदद हो, ईरान की मदद हो या कहीं भी हो, तो वो अपनी मईशत को देखता है। जैसे अब हमारे यहाँ जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का था तब भी चीन का दबाव था कि भाई ये जो खिते की सूरत हाल है, ये जो जंग है इस बॉर्डर पे के ऊपर, उसको रोका जाए। तो आकाशा वो फिर उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं, उनके वो जो अरबों डॉलर जो उन लोगों ने सीज किए हुए हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में वो है, फिर उसके बाद जो जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई और उसका जो नुकसान हुआ, तो फिर किसी तरीके से वो उन पे पाबंदियां हटाकर और बाकी चीजें कर दें। वरना तो उनका वाज़ेह पैगाम था कि अगर वो तमाम फंड जो उनके पैसे जो उनका सरमाया पड़ा हुआ है, बाकी चीजें वो अगर उस सैंक्शन की जद में आई और रिलीज ना हुई तो वो फिर ऐसे ही पूरा करेगा। वो मैं भी समझती हूँ कि नहीं होनी चाहिए कि जाहिर है फिर अगर वो आबनाए हुर्मुज़ उधर से, तो फिर तो ऐसे वो कहते हैं ना कि जो इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी का जो कानून है उसमें तो फिर जो जिस मुल्क से वो, तो फिर जब सब मुल्कों ने टैक्स लगा दिया तो फिर ये बात कहाँ पर पहुंचेगी? तो इसको बैठ के तरीके से हल करने की जरूरत है कि भाई आप पाबंदियों का या तो उनके ऊपर से पाबंदियां हटा लीजिए। जंग में ईरान तो नहीं कूदा था ना, आपने तो जो ट्रंप साहब थे वो तो इसराइल के कहने के ऊपर इस पराई जंग में उन्होंने अपनी टांग घुसाई थी। और वो कहते हैं ना कि जिसके एमा पर ये जंग शुरू की थी वहां पर खामोशी, और वो कहते हैं ना कि ना उनको कोई लान तान भी नहीं कि जो वो कहते हैं लेबनान में हो रहा है और जो उससे पहले गजा में किया। और ये पाबंदियां लगा के आबनाए हुर्मुज़ खुली तो हुई थी जंग से पहले, और कोई ऐसा टैक्स और वो कहते हैं कि उसके ऊपर वो तमाम चीजें लेने की बात भी नहीं थी। तो जंग तो इस शख्स ने शुरू की, और ये जो जंग मुसल्लत की हुई है वो आप जो उन्होंने बोला कि आप जाना दें तो दे दें और मामलात सीधे कर लें। चलें सायरा जी आपने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ जो इस जंग से पहले वो खुली हुई थी, सो अब दोबारा अगर उसको खोल दिया जाता है या उस पर टैक्स नहीं लिया जाता तो मेरे ख्याल में ये मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। क्या समझती हैं रशिया और चाइना की तरफ से अगर एक दबाव आता है, और पाकिस्तान भी आपको पता है कि मीडिएटर का किरदार जो है वो इसमें अदा कर रहा है, सो अगर प्रेशर जो है इन तीन ममालिक की तरफ से आता है तो ईरान इस चीज़ पे, इस नुक्ते पे रजामंद हो पाएगा? पाकिस्तान पे दबाव आता है, माफ कर दीजिएगा, हम तो दबाव में वैसे ही आ जाते हैं। हमें कोई कहता है कि तेल पाइपलाइन नहीं, हमने कहा ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि दबाव इस लिहाज से आएगा कि जाहिर है हमने कर्जा लिया हुआ चाइना से, और आपको भी पता है कि चाइना का कितना ज्यादा, और फिर ये जो सी पैक के मामलात चल रहे थे और ये तमाम सारी चीजें थी। मैं तो अब आपने मुझसे वापस से ट्रंप की, मैं भी सोच रही थी कि अब हम अभी तक ट्रंप की जान को रो रहे हैं। कल हमारे कराची के एक इम्तियाज सुपर स्टोर है, उससे वो कहते हैं कि 2 कॉटन भर के तमगे गए थे और फिर वो कहते हैं कि वो रेवड़ियों की तरह वहां पर बटे थे। और मैं अफसोस से देख रही थी कि काश हमारे इस मुल्क में कुछ ऐसा होता कि किसी को ऐसा तमगा मिलता है कि ये बाबू है, सेक्रेटरी है, इसने अपने डिपार्टमेंट को बामे अरूज तक पहुंचाया। ये हमारी यहाँ डॉक्टरेट में कि इन्होंने किस तरह का काम किया, अत्तू पत्तू को पकड़ के वो दे दिए। आज हमारे सिंध की खबर देखें तो 2 अरब 9 करोड़ 93 लाख की फूड इंस्पेक्टर ने करप्शन की है और उसको नौकरी से निकाल दिया। इतनी करप्शन के बाद नौकरी की जरूरत है शकील करार साहब? जी बिल्कुल नहीं है। 2 अरब 9 करोड़ 93 लाख के बाद किसी को नौकरी की जरूरत होगी? नहीं।
20% नैब को दे, 5-5 करोड़ क्लीन चिट मिल जाएगी। हाँ, 5-5 करोड़ में अपने घर के 2-3 बंदे वो करवा देगा। ये जो आजकल ये जो चल रहे हैं सिविल सर्विस में, वो उसमें करवा देगा। और वो 6 ये महीने यहाँ बाद पर अपने हालात ओहदे पे बहाल भी हो आम जाना। सा। जी नहीं, एक आम सा, उसको 2 अरब 9 करोड़, ये तो एक करप्शन सामने आई है जो बाकी फायदे लिए। तो इसलिए जब आप मुझसे बैनुल अक़वामी कोई चीज पूछती है तो वो मुझे दिमाग स्विच करना बड़ा थोड़ी देर के लिए मुश्किल होता है कि वो कहते हैं ना कि 80 चंद ते की जाना साढ़े घर दे कम नहीं मुकते। तो हमारे तो अपने मसाइल नहीं खत्म होते, हम तो यहीं से सर नहीं उठा पा रहे, दुनिया को क्या देखेंगे। सायरा जी, यही तो हमारी वही खास आपकी बात है, हमारे प्रोग्राम अपने मसाइल हल नहीं होते लेकिन हम दूसरों के मसाइल बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से उनको हल कर लेते हैं। यूएई ने ईरान जंग के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म के दौरे अमारात की तरदीद भी की और इसके साथ हम देख रहे हैं कि इसराइल काफी टाइम से गायब था, लेकिन अब दोबारा से कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या खबरें, इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, इस वक्त मुजवज़ा 28वीं तरमीम के मामले पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात की कुछ बातें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन कल शफी जान साहब ने एक बयान जो दिया, एक बात जो उनके सामने आई, उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे भी कुछ राब्ते जो हैं वो इस हवाले से हो रहे हैं। और पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरफ बहुत ही ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है कि 26वीं तरमीम में भी उनको ऑन बोर्ड लिया गया था, फिर 27वीं में हम देखेंगे उनको नहीं पूछा गया, मतलब 28वीं की अब बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो ड्राफ्ट है वो भी हमें नहीं दिखाया जा रहा, हुकूमत जो है वो उसको छुपा रही है। और पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाला नज़र आ रही है हुकूमत से। सो देखते हैं कि ये चल क्या रहा है। शकील करार साहब, ये हो क्या रहा है? आकाशा, देखें 2-3 बातें इसमें चल रही हैं। पहली तो ये एक अफवाह कह लें, एक कहानी कह लें, एक ख्याल कह लें कि ये कुछ अर्से से चल रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन कुछ हुकूमत साजी के हवाले से मामलात होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यकीनन पर एस्टेब्लिशमेंट की उस पर अगर रजामंदी हुई तो तब भी बातचीत आगे बढ़ेगी। 2 हफ्ते से ये बातें गर्दिश कर रही थी कि सीएम केपीके समेत पीटीआई के कुछ लोगों की कुछ इस्लामाबाद में किसी फार्म हाउस पर और किसी के घर में कुछ मुलाकातें हुकूमती लोगों से हुई हैं। उसकी तरदीद भी वाज़ेह तौर पर अभी तक नहीं हुई है। अब अगर ये मुलाकातें हुई हैं तो फिर तो ये जो बातें चल रही हैं, ये कहानियाँ चल रही हैं, किससे कहानी चल रही हैं, फिर तो उसमें कुछ ना कुछ सदाकत तो है कि पीटीआई कुछ मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर तय होते हैं तो फिर उसको इमरान खान क्या कबूल करेगा या नहीं, और इमरान खान अगर कबूल नहीं करते हैं तो फिर पीटीआई की बाकी क़यादत की क्या स्टैंडिंग होगी। एक तो ये बात जहाँ तक पीपल्स पार्टी की है तो उसको अगर आप लिंक करें 28वीं तरमीम की जहाँ बात हो रही है कि 28वीं तरमीम के लिए मसवदा तो पिछली 27वीं तरमीम का मसवदा का भी ये हाल था कि 1 घंटा पहले उनको फराम की गई थी हुकूमत को, यानी कि नून लीग को। अगर ये बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हुकूमत नहीं दे रही, तो खुद भी तो हुकूमत में बैठे हुए ना, खुद कौन से काबुल में बैठे हुए हैं, खुद भी हुकूमत में ही मौजूद हैं। अब वो खुद खामोश होकर बैठे हुए हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी पॉलिसी है पार्टी की। बाकी तो सदर भी उनका है, सिंध की हुकूमत उनकी है, और हुकूमत यानी कि नून लीग और असल में तो एस्टेब्लिशमेंट है जो उनको वो चीज़ फराहम नहीं कर रही है, मसवदा नहीं दे रही है। तो उसमें उनको शोर मचाने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि वो उसी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है। तो वो किस से मुतालबा कर रहे हैं, अपने आप से या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तीसरी बात ये चल रही है कि शायद पीपल्स पार्टी, जैसे कि देखे ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में प्रेसिडेंट ज़रदारी का इस्लामाबाद से अंदरून सिंध जाकर बैठ जाना 1 हफ़्ता, उस पर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हुई कि शायद एस्टेब्लिशमेंट इन मुज़ाकरात से पीपल्स पार्टी को दूर रखना चाह रही है। और 2 रोज़ पहले जो कराची में खातून का जो स्कैंडल आया है मनशियात का, उसको भी लिंक किया जा रहा है इसी के साथ कि पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है शायद कि आपके ख़िलाफ़ बहुत कुछ हमारे पास है, उसका एक नमूना आपको हम ये दिखा रहे हैं। क्यों? इससे पहले अगर आपको याद हो माजी में तो एक खातून थी मैडम शमीम,
उनका एक इंटरव्यू मेरे ख्याल 97 में या 97 में नशर अपने पब्लिश हुआ था इंग्लिश अखबार में, और वो था उसमें मौलाना समीउल हक का नाम और बाकी लोगों के नाम आए थे, और उस पर हुकूमत काफ़ी हिल गई थी। मौलाना समीउल हक को काफ़ी अपने बयान दे के अपनी सफाई पेश करनी पड़ी थी। तो ये एक तरीक़ाकार है कि किसी सियासी जमात को अगर उसको डगड़ा लगाना हो या उसको अपनी बात मनवानी हो तो फिर इस किस्म की हथकंडे पाकिस्तान में इस्तेमाल होते आए हैं। मुस्लिम लीग नून के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इस किस्म के हथकंडे माजी में भी इस्तेमाल करती रही है मजहबी रहनुमाओं और सियासी क़यादत के ख़िलाफ़। तो मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये जो कराची में खातून पकड़ी गई है पिंकी मंशियात फ़रोश, तो उसके हवाले से बहुत से इंकशाफात हो सकते हैं अगर तहकीकात जो है वो सही मानों में हो। तो फिर पीपल्स पार्टी यकीनन बैकफुट पर चली जाएगी, फिर अपना जो मौक़िफ़ है उसमें उसको चेंज करना पड़ेगा। और फिर बात वही है जो अटल हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट से बाहर कहाँ जाएगी पीपल्स पार्टी? क्या फिर ये ज़रदारी साहब की इस उम्र में क्या वो जलावतनी काटने या जेल काटने की उनकी कैपेसिटी है या उनकी वो बर्दाश्त कर पाएंगे? चले सर, ये सिर्फ एक आंसर चाहूँगी कि 28th अमेंडमेंट जो है कब तक एक्सपेक्टेड है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि ईद के फ़ौरन बाद लेकर आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी चमगोइयाँ जो है सर इस वक्त हो रही हैं। आकाशा, किसने कहा दिया आपको ईद के बाद आ रही है? हुकूमत को तो खुद नहीं पता, बजट से पहले हुकूमत को खुद नहीं पता कि 28 बात अक्टूबर नवंबर की भी हो रही है। और मैडम जी हुकूमत को नहीं पता कि 28वीं तरमीम में है क्या, तो इसीलिए खतौहाल जो है छुपाए जा रहे हैं। हाँ, जो छुपा के उनके पास है ही नहीं, छुपाएंगे क्या? जब चीज़ उनके पास हो तो छुपाए ना। ये तो जो बना रहे हैं सिर्फ उनको पता है, इनको तो आके मिलेगा मसद्दा कि ये है जी, इसको बस पास कराए और दैट साल फिर आपने स्टडी करने बाद में करते हैं, तबसरे बाद में कीजिएगा। चले सायरा जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। सायरा जी जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर है वो कह रहे हैं कि बड़ी ईद के बाद 28th अमेंडमेंट जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। हुकूमत जो है उसने 26वीं और 27वीं तरमीम को भी, मतलब उस वक्त कह रहे थे कि गॉसिप्स हैं, सो अभी भी वो यही बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जो कुछ इस वक्त चल रहा है 2.5 सालों से देख रहे हैं, इससे भी बड़ा कुछ है, क़यामत ही रह जाती है कि वो अब उससे भी बड़ा होने जा रहा है। हाँ, उससे बड़ा क्या होना चाह रहे हैं? अब देखिए असगरी जो मुन्ना हमारा है, उन्होंने कल आके बताया कि जी ये चीज है कि ये जो गवर्नर राज लगाने के इख्तियार है, आर्टिकल फलाना ये वो आईनी जो गैर आईनी अदालतें तो साइड पर है, आईनी अदालतों के उसमें दे दिया जाएगा, यानी कि वो चीज भी पार्लियामेंट से ले ली जाएगी। अब आप इंतजार करें फैसल वाडा का, क्योंकि उनको ऐसे मौकों पर ही निकाला जाता है और फिर वो आपको और हमें बताते हैं कि ये भूल जाओ, किसी के वो कहते हैं माई के लाल में हिम्मत नहीं है, ये होगी। और उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया कि अब 26वीं आएगी, 27वीं आएगी या 28वीं 29वीं 30वीं, वो तो पहले ही बता चुके हैं। तो अब देखिए अब वो कल परसों कब नमूदार होते हैं धमकाने के लिए, आपको और मुझे अपनी औकात दिखाने के लिए, इस पार्लियामेंट के मेंबरान को इनकी औकात दिखाने के लिए। 26वीं 27वीं का मुसवदा इनके हाथ में नहीं था, ये तो सिर्फ जो बैठे हुए हैं डेस्क बजाने के लिए या हाँ या ना करने के लिए बैठे हुए हैं। इनका इन कामों से क्या ताल्लुक? ना तो कर सकते, ना तो कर सकते मैडम, ना तो उनके पास है ही नहीं, इनकार का ना का ऑप्शन तो उनके पास है नहीं, वो बटन नहीं है। अरे जब फेटअप के कानून पे ना करवानी होती है ना, फिर ना भी करते हैं, क्योंकि राजा रियाज साहब उसकी मिसाल है। ऑपोजिशन में हम लोग थे, हमसे पूछा भी नहीं और उन बेचारे को माइक के सामने बिठा के पर्ची दे दी कि बोलो अनवारुल हक काकड़ का नाम। तो यहाँ पर ऐसे हालात है, तो ये हमें कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? अब देखते हैं 28वीं तरमीम में क्या आता है क्या नहीं आता। और शकील करार साहब, ये पिंकी तो बहुत छोटा सा मोहरा है। मैं आपको एक फूड इंस्पेक्टर की करप्शन बता रही हूँ, फिर एक और इनके वजीर हैं वो जो ये लेबर वगैरह उनके थे, सुने उन पे भी 5 अरब का केस है। अरब तो ऐसे है कि जैसे आपको बता नहीं सकती। तो और बहुत सारी चीजें तो इनके लिए हलवा है। 36 बंदों की लिस्ट एजेंसीज ने सामने लाकर और उसमें से 1-2 को ऑफलोड भी करवाया था। इनको पता है कि इनके फ्रंटमैन कौन है। फिर आपने सुना होगा 16 महीने में कि यहाँ सिंध में गोदामों के ऊपर छापा पड़ा, गंदम और चीनी के गोदामों पे। इतने केसेस हैं, तो ये समझे कि इस खाली पिंकी से कोई डर जाएगा? इस पिंकी से ज्यादा तो माल लोगों के घरों में मौजूद है। जब 80-80 करोड़ की शराब लॉन्चेस में पकड़ी जाती है और आपके पीसीबी चेयरमैन कम
वजीर दाखिला ने भी बताया कि 100 अरब रुपया भी, डॉलर भी यहाँ से जा चुका है, और कराची में खड़े होकर धमकी दी थी कि सिर्फ 2 बंदे उठाऊंगा। तो ये बस ऐसे ही है। अब तो सिर्फ हम लोग देखते हैं और हंसते हैं। आपकी बात सही भी है कि जैसे 26वीं तरमीम पे राव अनवार आया था, उससे पहले तो उसने बताया था, फिर ये खामोश होके बैठ गए, फिर ब्रूट मेजोरिटी से पास करवाई। फिर जब ये 27वीं थी तो यहाँ पर पानी का इशू था, तो जरदारी साहब के वो जो मिनट्स वगैरह वो सब पब्लिक हो गए थे कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने साइन किए थे, वो तोपों को छोड़ा, फिर थोड़ा दिल जोई के लिए इस्तिस्ना दे दिया कि ये लो थोड़ा सा खुश हो जाओ, ये इस्तिस्ना मिला हो। और यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक दफा फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। चले, अच्छा सायरा जी, सब सारी सियासी जमातें जो हैं वो भी डरी हुई हैं। अगर देखा जाए तो सूबे जो हैं वो भी इस वक्त खौफजदा में नजर आ रहे हैं। सो विफाक सूबों से जो बातें चल रही है, विफाक सूबों से शायद उनका हक जो है वो छीनना चाह रहा है या ऐसा कुछ होगा। सो क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी से जो वहां के अवाम जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, सो वो एक सवाल जो है वो उठाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि जब भी सूबे के हक जो है वो इख्तियारात जो है वो लेने की बातें होती रही है या कोई भी ऐसा बयान जो है वो सामने आया है, तो अवाम जो है उनका एक रिएक्शन भी सख्त किस्म का सामने आया है। देखिए, आपने कहा आवाम ने वोट दिया, वोट तो नहीं दिया जो इनके उस फायदे लेने में है वो हो, तो वरना तो मैं तो इस 2024 के इलेक्शन में खुद तमाम हालात ग्राउंड पर देख कर आई हूँ, तो कोई मुझे ये ना कहे कि उनको कोई वोट मिला या वो मिला। ये आपके सामने ही है। अभी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मसला चल रहा था, जो इन लोगों ने, वो कहते हैं अंधे ने अपने घर में रेवड़ियां बांटी, कि वो वही मखसूस लोग और उनके भांजे ये वो सारे कुछ आए में, तो तबाहकारी तो इन्होंने यहाँ पर इस तरह मचाई हुई है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को उन लोगों ने अपने घर की बांदी बनाया हुआ है। तो वोट और वो मिलते हैं। हाँ, हमारे कुछ वो चीजें जाहिर लोगों का वो है कि अपने सूबे से, अपनी धरती से किसको मोहब्बत नहीं होती, और ये बड़ा वो इशू है। ये इसका सूबा बनाने का, ये हमारे पास कुछ इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट नूडल्स होते हैं ना 2 मिनट, तो उसमें ये लिसानी फसादात, फिरके के लिसादात, ये सारी ये चीजें इनके वो क्या कहते हैं फिंगर टिप्स पे होती हैं जी। तो जाहिर है क्यों नहीं, जिस वक्त सिंध के पानी की तकसीम का मामला आया था तो लोगों का तोपों का रुख इनकी तरफ था कि आप अपने आप को इस धरती के सपूत कहते हैं और वो नुमाइंदा बन के बैठे हुए, तो आपकी नाक के नीचे से ये काम कैसे हो गया। दूसरा 28वीं तरमीम भी है, लेकिन अब इनके दिमाग में ये भी है कि दुबई की जो हालात है, तो शायद वो कहते हैं कि गवादर सी पैक और कराची पोर्ट सिटी है, वो एक आगे चल के सोने की चिड़िया होगा, तो वफाक उसको अपने तसल्लुत में लेना चाह रहे हैं। तो गेम पता नहीं क्या है। अब चलो किरण की तरफ आते हैं, किरण से थोड़ी गेम पूछते हैं। किरण, विफाक सालाना 700 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ जो है वो इस वक्त उठा रहा है, और उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 28वीं तरमीम के हवाले से जो बातें हो रही है कि एनएफसी को नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं छेड़ा जाएगा, चमगोइयां इस वक्त हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आकाशा, इसके ऊपर अभी तक तो जो 28वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर बाज़ गश्त तो हो रही है, बाज़ हल्कों में ये भी बात है कि 3 से 4 ड्राफ्ट जो हैं वो भी तैयार हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे प्रोग्राम के अंदर एक गुफ्तगू हुई थी कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान भी इस चीज़ को लेकर मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अब से कुछ टाइम पहले ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो है पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू भी की थी सहाफ़ियों से, और बताया है कि हमारी हुकूमत के साथ कोई बातचीत अभी तक इस मौजू के ऊपर नहीं हुई। तो इट्स मीन कि अभी तक पीपल्स पार्टी को तो 28वीं तरमीम के ऊपर लूप में नहीं लिया गया। दूसरी जानिब उन्होंने एक कमेटी ज़रूर तश्कील दे दी है जो कि बजट के हवाले से हुकूमत के साथ बातचीत करेगी, जिसमें 4 मेंबर्स पीपल्स पार्टी के शामिल हैं, सैयद नवीद कमर, शेरी रहमान और राजा परवेज़ अशरफ, और जो इस कमेटी को लीड करेंगे। और इसमें लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अभी से अवाम के लिए खतरे की जो घंटी है वो आकाशा बजा दी है कि ये बजट इस दफ़ा आसान बजट नहीं होगा। इट्स मीन के हुकूमत जो है अवाम के
ऊपर टैक्सेस का बोझ जो है वो डालने जा रही है। पहले से ही जो एक अवाम इतने ज़्यादा टैक्सेस के नीचे दबी हुई है, उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये बजट कैसा आता है। और दूसरी जो आपने बात की है 28वीं आईनी तरमीम को लेके और जो NFC को लेके, NFC को देखकर छिड़ा जाता है तो वही वाली बात जो अभी सायरा साहब ने भी बात की, सायरा बानो ने भी, कि ये जो होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि NFC को छेड़ा जाए, क्योंकि जो वो इस तरमीम का क्रेडिट लेते हैं वो सारा का सारा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हमें लेते हुए दिखाई देती है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी। लेकिन बात फिर वही है कि जब होनी होती है 26वीं आईनी तरमीम को भी हमने देखा कि कैसे वो हुई, फिर 27वीं आईनी तरमीम भी हुई। बात यहाँ पर यह है कि इतनी जल्दबाजी में बैक टू बैक 3 सालों में 3 आईनी तरमीम आपने कभी किसी दुनिया के मुल्क में नहीं देखी होगी। और बात यह है कि इससे पहले जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है उससे क्या फ़ायदा। बात तो सवाल जहाँ पे आप कहते हैं ना कि हमने अवाम के लिए करने जा रहे हैं ताकि चीज़ों को बेहतर किया जा सके। 27वीं आईनी तरमीम को देखा जाए तो अदालती नफाज और उनकी चीज़ों के ऊपर थी, उसका जो बेसिक अहमियत थी वो सारी वो थी। तो अब तक आप देखें क्या यहाँ पर इंसाफ कितना हो रहा है। अब तो अलग से अदालतें बन चुकी हैं, मुख्तलिफ जो है जजेस भी लगाए गए हैं, तो अब इंसाफ कहाँ पे आपको खड़ा दिखाई देता है। तो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं अपने मफाद के लिए, जो भी पार्टी होती है जहाँ से उसको जो मफाद दिखता है वो उसके ऊपर उस लिहाज से उसको लेके चलता है, लेकिन बात डाल दी जाती है अवाम के ऊपर कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए हम करना चाहते हैं। तो देखिए अवाम के लिए कहीं पर भी कुछ नहीं है, ना इस बजट में है ना ही फिर इन तरमीम्स के अंदर है, कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है। जो भी बंदरबान चल रही होती है वो आपकी वफाक के दरमियान, सूबों के दरमियान में जो ऊपर के लोग हैं उन्हीं के दरमियान आपस में चल रही होती है, लेकिन वो क्या है कि कंधा दूसरे का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन अभी तक 28वीं तरमीम किसी को नहीं पता कि वो बजट से पहले आती है, बजट के बाद आती है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये चमगोइयां ही की जा रही हैं कि 28वीं आईनी तरमीम और आनी है, ये सबको पता है, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे कि नहीं आएगी, आनी है। लेकिन कब आनी है, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं शायद बजट से पहले पहले आ जाए, क्योंकि बजट के बाद बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है NFC अवार्ड को भी जाता है, सूबों को जाता है, तो वो शायद बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता हुआ मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हिडन हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगेगा सामने आने में। थोड़ा सा नहीं, मुझे लगा बहुत जल्दी चीजें जो सामने आ जाएंगी, बट अलबत्ता इस चीज को डिनाई कर दिया कि हम इस चीज में भी। किरण आपका पॉइंट आ चुका है। जी सारा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं सॉरी, मैंने कहा एक तो जज्बात में फसादात को लिसादात नया लफ्ज मैंने इन्वेंट कर दिया। बाकी आपने कहा इतनी तरमीम, जो आइन की असल शक्ल थी वो क्या थी, कोई मुझे बताएगा कि आया वो एक ड्रेस होता है ना, वो साड़ी थी, गरारा था, शेरवानी थी, उस पे इतने पैबंद क्यों लगा दिए हम लोगों ने। सही कहा आपने, बस सही कहा आपने बिल्कुल। इस वक्त मलिक नजीब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आगा रफीउल्लाह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वहां जाने को तैयार है जहां PTI मौजूद है। तो क्या सर हालात इतने ज्यादा खराब हो गए? जेल जाने तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, और उनकी बात का दो मफहूम हो सकते हैं। एक तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, दूसरा वो अपोजिशन बंचों पर जाने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन बंचों वाली बात ज्यादा, अपोजिशन बंचों वाली ज्यादा, क्योंकि पीपल्स पार्टी इसकी मुतामिल नहीं हो सकती है कि जिस तरह शील करार साहब ने बात की है कि जरदारी साहब इस उम्र में जेल नहीं काट सकते हैं। तो आकाशा, अभी 28वीं आईनी तरमीम की जो बात हो रही है उसमें देखें, तरमीम आपने 26वीं भी की, 27वीं भी की, 28वीं कर ले, 29वीं, 30वीं, आप 70-72 कर लें, लेकिन अवाम को क्या फ़ायदा है? आपने अवाम के लिए क्या किया है? आप तो दोनों हाथों से अवाम को लूटे जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी तो डरा भी रहे हैं कि बजट में कुछ भी नहीं है आवाम के लिए। और आप ये देखें कि जहाँ तक बात है कि इनकार पीपल्स पार्टी करेगी या नून लीग करेगी, तो ये इनकार कर ही नहीं सकते हैं। इनकार ये किस तरह करेंगे? क्या सदर आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर इक़्तिदार में नहीं लाया गया था? तो क्या जेल के दरवाजे दोबारा नहीं खोले जा सकते हैं? इमरान खान आज तक जेल में बैठा हुआ है, तो ये कोई जेल में जाना ज्यादा आसान है या अवाम की अदालत में? मैं ये अवाम तो सवाल करेगी। मैं ये, जहाँ तक मेरी राय है कि आप जेल जाने से बेहतर है आप अवाम की अदालत में जाएं। अवाम की अदालत में जाएं, आप अवाम को साथ लेकर चलें, सड़कों पर आएँ, सड़कों पर फैसले करवाएं। तो अभी ना तो PTI उस स्टेज पर आ रही है, ना पीपल्स पार्टी उस स्टेज पर आ रही है। अवाम के लिए इस वक्त कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो अवाम के लिए, खालिस्तन अवाम के लिए सोच रही हो। तमाम तर जो तरमीम है, जो इक़दाम किए जा रहे हैं, वो सब के सब सियासत के लिए किए जा रहे हैं और अपने वज़ीरों मशीरों के लिए किए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए किए जा रहे हैं।
अवाम को सिर्फ लूटा जा रहा है और दोनों हाथों से मुसलसल लूटा जा रहा है। अब ये देखें कि अभी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने जो टैक्स का हदफ था वो पूरा नहीं हुआ, तो हमने लेवी की मद में वो टैक्स का हदफ जो है वो पूरा करना है। तो ये कौन सी नाअहल हुकूमत है? चलें सर, पीटीआई तो वो इस वक्त हम देख रहे हैं वो नाराज बच्चा जो एक कोने में बैठा है और वहीं बैठ के कह रहा है कि मैंने किसी की कोई बात नहीं सुननी। इस वक्त पीटीआई जो है वो वाला बच्चा नजर आ रहा है। मैं ना मानूं वाली बात, मैं ना मानूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने शकील करार साहब। शकील करार साहब, एक से सर इस पे पॉइंट चाहूंगी। इमरान खान बच्चा है, इमरान खान बच्चा है। पीटीआई की बात हो रही है सर, पीटीआई की बात हो रही है। इमरान खान ही है ना? चलिए नहीं, पीटीआई की बात हो रही है, पीटीआई की मौजूदा क़यादत की बात हो रही है। सर एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगे। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं 25 साल में पाकिस्तान की मईशत जो है वो आप देखिएगा कैसी होती है। मतलब अब बात 25 सालों बाद पे जा चुकी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जितना झूठ ये बोलते हैं ना, ये पीटीआई की दौरे हुकूमत में यही एहसन इकबाल और इनकी बाकी नून लीग की क़यादत पार्लियामेंट हाउस में के अंदर एहतजाजी प्ले कार्ड्स लेके आए थे जब पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हुआ था, तो उन्होंने सारा ज़मीन और आसमान एक कर दिया था। आज जब इनकी अपनी हुकूमत में 415 रुपये लीटर पहुंच गया है, अब इनको याद नहीं आ रहा कि पेट्रोल कितना बढ़ गया है, कितनी कीमत बढ़ गई है। लॉकडाउन में 1 माह का इजाफा कर दिया गया गैर ज़रूरी तौर पे। इतना आप मुझे बता दें कि पाकिस्तान के अलावा इस पूरे खित्ते में किस मुल्क में पेट्रोल कीमतें बढ़ी हैं और कितनी बढ़ी हैं? हमारे यहाँ तो ये इस तरह बढ़ा रहे हैं, इस तरह बढ़ाने से इनको स्वाब मिल रहा है, पैसों के साथ साथ स्वाब मिल रहा है। एक आपका गरीबों के लिए प्रोग्राम था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो भी बंद करने जा रहे हैं। उससे हजारों लोग, हजारों यतीम बेवा खवातीन जो है मुस्तफिद हो रही थी, वो भी नवाला छीनने जा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि वाकई ये सही कहते हैं कि पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करेंगे, लेकिन तरीकार का क्या होगा कि ये गरीब को मार देंगे तो गुर्बत ही खत्म हो जाएगी। गरीब को खत्म। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। आप ये देखें कि हमेशा से जो भी हुकूमत आई है उसने कभी दहशतगर्दी के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे और कभी जंग के नाम पे, कभी डैम के नाम, हमेशा ही जो है वो महंगाई बढ़ाई है और उसका सारा बोझ अवाम पर डाला है। कभी डैम के नाम पे भी अवाम को लूटा गया। बहुत शुक्रिया सायरा जी, मलिक नजीब, किरण खान, शकील करार साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेजबान आकाश यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।